किसान संदेश के इस एपिसोड के प्रायोजक हैं भव्या ऑर्गेनिक। जीते जिंदगी की जंग भव्या ऑर्गेनिक के संग। 100% नेचुरल, पूरी तरह जैविक, पूरी तरह प्राकृतिक। स्वस्थ मिट्टी तो समृद्ध खेती और खुशहाल किसान। तो किसान भाइयों, आज हम पहुंचे हैं राजमाता विजय राजे सिंधिया विश्वविद्यालय से संबद्ध सीहोर के कृषि विश्वविद्यालय में, और कृषि विश्वविद्यालय की प्रयोगशाला यानी खेत में बैठे हुए हैं। और हमारे साथ हैं वरिष्ठ मृदा वैज्ञानिक डॉक्टर SC गुप्ता जी, जो हमें मिट्टी के बारे में बताएंगे कि मिट्टी की गुणवत्ता कैसी हो, मिट्टी की सेहत कैसी हो, मिट्टी कौन सी मिट्टी में कौन सी फसल डालनी चाहिए और मिट्टी का परीक्षण कैसे कराना चाहिए। ऐसे तमाम सवालों के जवाब हमें देंगे। सर, आपका किसान संदेश में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सर, मेरा पहला सवाल है कि मध्य प्रदेश में कितने तरह की मिट्टी पाई जाती है और उनमें कौन कौन सी फसल का बीज डालना बेहतर रहता है? देखिए, मध्य प्रदेश में जो है प्रमुख रूप से 4 तरह की मिट्टियां हैं। हमारे यहाँ सबसे जो मुख्यतः पाई जाती हैं वो काली मिट्टियां हैं। काली मिट्टियां, जितनी मिट्टी हमारे मध्य प्रदेश में, उसमें लगभग 47% क्षेत्र जो है वो काली मिट्टियों द्वारा ही आच्छादित है। काली मिट्टियों में जो है जैसे नर्मदा वैली वाली क्षेत्र है, विंध्य क्षेत्र है, हमारा मालवा क्षेत्र है, इसके बाद निमाड़ क्षेत्र है। इसमें जितने भी ज़िले आते हैं, अधिकांश ज़िलों में जो है हमारे पास काली मिट्टियाँ हैं। काली मिट्टियाँ जो है, इनकी विशेषता ये है कि ये काफ़ी उर्वर मिट्टियाँ होती हैं और इनकी जल धारण क्षमता काफ़ी अच्छी होती है, क्योंकि इनमें जो सबसे मिट्टी का बारीक कण होता है क्ले का प्रतिशत इन मृदाओं में काफ़ी अच्छा पाया जाता है और बहुत ही अच्छी उर्वर मृदाएँ होती हैं। इसके अंदर जो है मुख्य रूप से मध्य प्रदेश में देखा जाए तो हमारा सोयाबीन और चना, गेहूँ, ये जो है प्रमुख रूप से इन मिट्टियों में जो है। तो हम जिस धरती पर बैठे हुए हैं, आपका सरबती बड़ा सीहोर का फेमस है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सरबती का जहाँ अभी जो मिट्टी की बात चल रही है, मैं सरबती के बारे में आपसे बात करूँगा। तो काली मिट्टियों के बाद नेक्स्ट जो आता है वो काली एवं पीली मृदाओं का क्षेत्र है। ये भी लगभग 37% क्षेत्रफल में जो है हमारे मध्य प्रदेश के ये मिट्टियाँ पाई जाती हैं। और ये जो मिट्टियाँ हैं वो जैसे बालाघाट है, अपना डिंडोरी है, सिंगरौली है, उन क्षेत्रों में ये मिट्टियाँ पाई जाती हैं। और मुख्य रूप से इन मिट्टियों में जो है धान की फसल जो है, और इसके अलावा जो है ऑयल सीड्स, पल्सेस और मिलेट्स वगैरह भी जो है उसमें लगाए जाते हैं। तो ये मिट्टियाँ भी अच्छी उपजाऊ मिट्टियाँ होती हैं। इसमें क्या है कि वेल ड्रेन्ड होती हैं और इन मिट्टियों की उपजाऊ क्षमता भी अच्छी होती है। बट काली से सिवनी और सिंगरौली, डिंडोरी साइड इस तरह की मिट्टी पाई जाती है। तो किसान भाइयों, ये तो हो गई मिट्टी के प्रकार की बात। डॉक्टर साहब, मेरा अगला सवाल ये है कि किसान भाई आखिर मिट्टी को पहचाने कैसे, उसकी उर्वरक क्षमता को कैसे पहचाने, क्योंकि ये सबसे बड़ी एक समस्या हमारे किसान भाइयों के साथ हमने देखी है। देखिए, ये बहुत अच्छा प्रश्न है। एक्चुअली आधुनिकता के साथ जो है वो हम ये देख रहे हैं कि जो हम मॉडर्न इनपुट्स लगातार अपना रहे हैं और जो हमारी जो देसी पद्धतियों की जो चीज़ें हम पहले उपयोग करते थे, उनका उपयोग करना हमने बंद कर दिया। उस कारण से क्या है कि ज़मीन जो है वो हमारी, उसकी उर्वरता जो है ज़मीन की, वो कम होती जा रही है। कारण ये है कि ज़मीन की जो शक्ति रहती है, उसका जो कस रहता है, वो रहता है ज़मीन में उपलब्ध जीवांश पदार्थों के कारण। और जीवांश की मात्रा हम देख रहे हैं कि धीरे धीरे मिट्टी में कम होती जा रही है, क्योंकि हम हर तरह से, जब बीज लगाने से लेकर कटाई तक जो है रसायनों का ही अधिकतर उपयोग करते हैं। हम बोनी करते हैं तो रासायनिक उर्वरकों का उपयोग करते हैं। इसी तरह हम फफूंदनाशक दवाओं का उपयोग करते हैं, कीट के लिए कीटनाशक दवाओं का उपयोग करते हैं, नींदा के लिए नींदानाशक दवाओं का उपयोग करते हैं। तो ये सारी चीज़ों का उपयोग जो करते हैं, तो विशुद्ध रूप से हम रसायनों का उपयोग करते हैं। लेकिन हम इन सभी चीज़ों के लिए जो है, अगर चाहें तो हमारे जो नेचुरल रूप से जो उपलब्ध संसाधन होते हैं, जैसे पहले खेती में किया जाता था कि हम अधिक से अधिक गोबर का खाद बनाते थे, कंपोस्ट खाद बनाते थे, और हरी खाद का भी अगर हम खेत के अंदर जो है लगाते थे, उपयोग करते थे, तो उससे क्या होता था, जीवांश की मात्रा जो हमारे खेत में अच्छी बनी रहती थी। और जीवांश ही जो है, जीवाणु और जो लाभदायक जितने भी जीव
जमीन के अंदर रहते हैं, उनके लिए भोजन का काम करते हैं। तो जब जीवांश पदार्थ होगा तभी हमारे लाभकारी जो भी बैक्टीरिया या हमारे जो लाभकारी जीव हैं वो उसके अंदर पनप पाएंगे। हम आज की स्थिति में देखते हैं कि पहले हमारे पहली बारिश होती थी और केचुए इतने ज़्यादा मात्रा में हमारे जो है उतराते हुए नज़र आते थे। आज की तारीख में हम देखते हैं खेतों में जो है केचुओं की संख्या बहुत ज़्यादा घट गई और केचुए जो है प्राकृतिक रूप से मिट्टी को जो है उर्वर बनाते थे। तो इसी तरह कई तरह के और भी जो कीट हैं, जो लाभदायक कीट हैं या जो बैक्टीरिया हैं, जैसे हम बात करते हैं कभी कि राइजोबियम बैक्टीरिया है, एजिटोबैक्टर है या एजोस्पेरिलम है, या ऐसे बैक्टीरिया जो हमारा ज़मीन में पोषक तत्व पड़ा है उसको ऐसे रूप में बदलने में सहायक होते हैं जो कि पौधा उसको ग्रहण कर पाए। डॉक्टर साहब, मृदा परीक्षण या मिट्टी की जांच कितना महत्वपूर्ण है? क्योंकि हम अक्सर देखते हैं किसान भाई इसमें ज़्यादा रुचि लेते नहीं हैं, जबकि सरकार ने जगह जगह मिट्टी परीक्षण के सेंटर जो है वो खोल रखे हैं। मिट्टी परीक्षण नितांत आवश्यक है, क्योंकि हमको जो फसल जो भी लेना है उसको एक संतुलित भोजन देना है, संतुलित आहार देना है। तो हमको ये जानना जरूरी है कि हमारी मिट्टी में जो है, हमारे खेत की मिट्टी में कौन कौन से पोषक तत्व किस किस मात्रा में है, और फिर हम जो फसल लेने जा रहे हैं उस फसल की क्या आवश्यकता है, उस फसल को किस मात्रा में कौन कौन से पोषक तत्व चाहिए। तो हम पहले अपनी ज़मीन में उपलब्धता देखें, इसके बाद उस फसल की रिक्वायरमेंट देखें कि उसको क्या चाहिए, उस हिसाब से हम डोज एडजस्ट करें कि हमको कौन सा तत्व किस मात्रा में देना चाहिए। अभी हो क्या रहा है कि हम सिर्फ एक जो पहले से प्रथा चली आ रही है कि हमको बस इतना डीएपी देना है या इतना यूरिया देना है, इसके अलावा तीसरी बात नहीं करते। लेकिन डीएपी यूरिया ही अकेला खुराक नहीं है, पौधों को अच्छी वृद्धि और फसल के अच्छे उत्पादन के लिए 16 तरह के तत्व आवश्यक होते हैं। तो हम मालूम पड़ रहा है कि जिस तत्व की ज़रूरत नहीं है वो दिए जा रहे हैं, और जो थोड़ी मात्रा में भी चाहिए जिससे हमारा उत्पादन बढ़ सकता है उसको हम भूल रहे हैं, दे ही नहीं रहे। तो संतुलित जो आहार देना है फसल के लिए, उसके लिए मिट्टी का परीक्षण अत्यंत ही आवश्यक है। किसान भाइयों को मैं सलाह दूंगा कि मिट्टी का परीक्षण अवश्य कराएं, और जो रिपोर्ट आए उसके आधार पर जो है फसल जो लगाएं उसके लिए उर्वरक उपयोग करें। आजकल सब अनुशंसा जो है उपलब्ध हैं, ऐप से भी उपलब्ध हैं, और किसान भाइयों को मदद करने के लिए जो है कृषि विभाग भी है। तो किसान भाइयों, डॉक्टर एस.सी. गुप्ता जी के साथ ये चर्चा जारी है। अभी आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं, देखिए ये खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में कभी पानी की एक एक बूंद के लिए तरसते खेत, लेकिन आज प्रदेश के किसान सिंचाई और अनाज उत्पादन की नई कहानी लिख रहे हैं। आंकड़ों पर नजर डालें तो प्रदेश ने पिछले 2 दशक में सिंचाई के क्षेत्र में बड़ी छलांग लगाई है। प्रदेश में करीब 152 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि पर खेती होती है। साल 2003 में जहां प्रदेश में सिंचाई भूमि महज 7,50,000 हेक्टेयर थी, वहीं आज लगातार प्रयासों से ये बढ़कर करीब 60 लाख हेक्टेयर तक पहुंच गई है। लेकिन प्रदेश सरकार यहां संतुष्ट नहीं है। इसे बढ़ाकर 2029 तक 100 लाख हेक्टेयर सिंचित भूमि करने का लक्ष्य तय किया गया है। हर गांव और हर किसान के खेत तक पानी पहुंचाने मोहन सरकार छोटी बड़ी कई परियोजनाओं पर काम कर रही है। 18 जुलाई 2026 को स्लीमनाबाद बरगी सोन सिंचाई सुरंग परियोजना ने अपना चमत्कारिक सफर पूर्ण किया। 12 किलोमीटर लंबी टनल से विंध्य के 6 जिलों कटनी, जबलपुर, मैहर, सतना, रीवा और पन्ना तक नर्मदा जल पहुंचाया जा रहा है। इससे लगभग 1450 गाँव को पेयजल और सिंचाई का पानी मिलेगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव खुद इस चमत्कारिक परियोजना का निरीक्षण करने पहुंचे थे। ये प्रोजेक्ट विंध्य के लिए गेम चेंजर साबित होगा। लगभग 2.5 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई का रकबा बढ़ेगा, और इस पूरे क्षेत्र में अंचल में हमारे लिए ये विंध्य का अंचल सब प्रकार से ऊर्जावान उर्वरकवान है। लेकिन पानी की चुनौतियों के कारण से कटनी में खुद में पीने के पानी की चुनौती, सतना और मेहर के अंदर उद्योग से लगा करके हमारे पेयजल की बधाई में सब प्रकार की परेशानियां, ऐसे में ये अमृत का काम करेगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जिन सिंचाई परियोजनाओं का लोकार्पण किया और भूमि पूजन किया, आइए उन पर भी एक नजर डाल लेते हैं। मालवा क्षेत्र में नर्मदा शिप्रा सिंचाई परियोजना का लोकार्पण। 100 से अधिक गाँव की 30,218 हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई की सुविधा। गुना जिले में कुंभराज वृहद सिंचाई परियोजना का लोकार्पण। 438 गाँव को पेयजल और 97,500 हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई सुविधा। केन बेतवा लिंक परियोजना का निर्माण कार्य जारी।
बुंदेलखंड में एमपी यूपी के 2000 से अधिक गाँव को मिलेगा पेयजल। 10.62 लाख हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई की सुविधा मिलेगी। उज्जैन में हरियाखेड़ी जल संवर्धन परियोजना का निर्माण जारी। लगभग 708 किलोमीटर लंबी बिछाई जा रही है पाइपलाइन। सिंहस्थ 2028 और क्षेत्र की जल जरूरतों को मिलेगा सहारा। हनुमना लिफ्ट सिंचाई परियोजना को दी गई मंजूरी। 653 गांव की 1,20,000 हेक्टेयर भूमि पर होगी सिंचाई। जानापाव महेश्वर उद्वहन सिंचाई परियोजना की आधारशिला रखी। खरगोन, इंदौर, धार के 106 गांव की 25,400 हेक्टेयर भूमि पर होगी सिंचाई। गुना जिले में लगभग 5,138 करोड़ की लागत से निर्मित कुंभराज वृहद सिंचाई परियोजना के लोकार्पण के बाद खेतों तक पानी पहुंचाने और सिंचाई शुरू करने की प्रक्रिया तेजी से जारी है। इस महत्वाकांक्षी परियोजना की सौगात मिलने से क्षेत्र के किसानों में उत्साह का माहौल है। ज्यादा मतलब पानी से ये है कि दुगनी आमदनी बढ़ जाएगी और पैदावार भी दुगनी हो जाएगी। गर्मियों में मूंग और सर्दियों में गेहूँ और चना, सरसों और पीने की समस्या रहती है, वो भी समस्या दूर हो जाएगी। इस सिंचाई से लगभग 40 से 50% वृद्धि होने वाली है। अभी किसान जो एक फसल करता है वो आने वाली जो योजना चालू हो जाएगी इसके बाद 3 फसल भी कर सकता है। जिससे पहले हम 2 खेती करते थे, उससे अब हम पानी पहुंच जाएगा तो इससे हम तीसरी खेती भी कर लेंगे। 2 फसल अभी तक किसान ले रहे हैं और ये पानी अगर सिंचाई की व्यवस्था कुछ होती है तो उससे 3 फसलें यहाँ का किसान लेने लग जाएगा। सिंचाई क्षमता बढ़ाने की दिशा में मध्य प्रदेश तेजी से आगे बढ़ रहा है। जल संरक्षण और संवर्धन में बहुत कुछ हासिल कर लिया है और बहुत हासिल करना बाकी है। सरकार का लक्ष्य साफ है, हर खेत तक पानी, हर किसान तक समृद्धि। ये एक मोटा मोटी डॉक्टर साहब आप किसान भाइयों को बताएं कि यदि कोई किसान मिट्टी का परीक्षण कराना चाहे तो वो प्रक्रिया क्या है, किस तरह से वो मिट्टी निकाले, कहाँ लेकर जाए, क्या करे, एक छोटा संक्षेप में इसको भी थोड़ा सा बताएं। किसान भाइयों को सलाह दूंगा कि आपके जो खेत हैं, आपका जितनी ज़मीन है तो उन खेतों को एक अपना ढलान के हिसाब से या देखें कि समतल भूमि कहाँ कहाँ है, खेत में कहाँ कहाँ एक जैसी फसल आ रही है, उस हिसाब से इन मुद्दों को ध्यान में रखते हुए अपने खेत को वो बांट लें कि कितने खेत उनके अलग अलग तरीके के हो रहे हैं और उस हिसाब से एक खेत में से कम 10 से 15 जगह से वो, अगर 1 हेक्टेयर का खेत है तो कम से कम 15 जगह से वो मिट्टी उसमें से उनको लेना है। 6 इंच का गड्ढा उनको खोदना है। वी आकार का गड्ढा होगा, अंग्रेजी के वी आकार का गड्ढा खोदेंगे और उसमें जब गड्ढा खुद जाएगा तो जो मिट्टी गिरी है वो हटा देंगे। फिर ऊपर से नीचे तक करीब 1.5 सेंटीमीटर मोटी परत काटेंगे और वो परत नीचे गिराएंगे गड्ढे के अंदर। ऐसी मिट्टी दोनों तरफ से काटेंगे, ये और 15 स्थानों से काटेंगे। उस मिट्टी को एक प्लास्टिक की बाल्टी में इकट्ठे करते जाएं। फिर जब वो मिट्टी इकट्ठी हो जाए तो उसको पूरा अच्छी तरह से मिक्स करके एक कपड़े पे फैला लें और उसमें कंकड़ पत्थर घास फूस जो भी दिखे उसको पहले अलग कर दें। फिर उस मिट्टी को जो एकत्रित मिट्टी है उसको गोलाकार कर लें। गोलाकार करने के बाद उसमें अंग्रेजी का एक धन आकार का निशान बनाएं, जैसे अस्पताल भी बना होता है धन आकार का। और धन का जब निशान बन जाए तो उसमें से 4 हिस्से हो गए, 4 में से 2 हिस्से आमने सामने के हटा दें और बचे 2 हिस्से किसान भाई फिर से मिक्स करके फिर गोलाकार करें और फिर से आमने सामने के 2 हिस्से हटा दें गोलाकार करने के बाद। ये प्रक्रिया जब तक अपनाएं कि जब तक कि आपकी आधा किलो मिट्टी ना बचे। तो देखिए क्या हुआ, हमने 15 स्थानों से लिया खेत के, फिर उसको अच्छी तरह से मिक्स किया और मिक्स करने के बाद बार बार उसकी क्वार्टरिंग की, 4 हिस्से बनाए, उसके 2 हिस्से अलग किए। अब क्या हुआ कि जो मिट्टी एकत्रित हुई वो पूरे खेत को रिप्रेजेंट करेगी। आपके पूरे खेत में जो पोषक तत्व है उसका मिक्सचर एक औसत परिणाम आपको मिलेगा और उसके आधार पर जब आप उर्वरक उपयोग करेंगे तो निश्चित रूप से आपको जो है आपका फसल का उत्पादन अच्छा मिलेगा। और साथ ही क्या है कि जो उर्वरक पे पैसा खर्च करने वाले हैं आप, वो ज़रूरत के मुताबिक करेंगे। ऐसा नहीं कि जिसकी ज़रूरत नहीं है उस पर डाल दिया, जिसकी ज़रूरत है उसको छोड़ दिया। तो किसान भाइयों, मिट्टी की सेहत जानने के लिए मिट्टी का परीक्षण ज़रूर कराएं। मैं खास तौर से बहनों से भी ये अनुरोध करूंगा, क्योंकि बहनें जो हैं वो प्रकृति स्वरूप कहलाती हैं, तो उनका सिर्फ परिवार की देखभाल करना भी करने की जिम्मेदारी नहीं, खेत खलियान की भी उन पर जिम्मेदारी है। तो बहनें भी जो है अपने परिवार में ये फोर्स करें कि मिट्टी का परीक्षण हम ज़रूर कराएं। डॉक्टर साहब, मेरा अगला सवाल ये है कि किसान भाई
मिट्टी की उर्वरक क्षमता बढ़ाने के लिए क्या ऐसे उपाय करें? आपकी तरफ से 5 ऐसे उपाय कौन से मुख्य होंगे जो किसान भाइयों को करने चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो किसान भाई एक फसल प्रणाली का जो उपयोग करें, उसमें एक दाल वाली फसल साल में जरूर लगाएं, क्योंकि दलहनी फसलें जो होती हैं, है ना, उनमें एक प्राकृतिक क्षमता रहती है कि वो वायुमंडल में जो है काफ़ी मात्रा में नाइट्रोजन विचरण कर रही है, लेकिन अन्य फसलों में वो अद्भुत क्षमता नहीं है कि वो वायुमंडल की नाइट्रोजन को पकड़कर अपनी जो है आवश्यकता की पूर्ति कर लें। तो जब भी फसल बोएं तो राइजोबियम कल्चर से उपचारित करके बीज बोएं, तो उससे प्राकृतिक रूप से जो मिट्टी में राइजोबियम है वो तो है ही, लेकिन जो अनुसंधानों में बहुत अधिक शक्तिशाली राइजोबियम की प्रजातियां खोज के वो जो कल्चर बना के दिए जा रहे हैं, उनका उपयोग करेंगे तो और भी ज़्यादा नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होगा, अच्छे जड़ ग्रंथियाँ बनेंगी और नाइट्रोजन का अधिक से अधिक दोहन होगा। कि खेत में जीवांश पदार्थ की मात्रा बढ़ाएं। जीवांश की पदार्थ की मात्रा बढ़ाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम जो पहले करते थे, हमारे जो भी पशु हमारे पास उपलब्ध हैं उनसे हम गोबर का खाद बनाएं, कंपोस्ट खाद बनाएं। किसान भाई नरवाई न जलाएं, एक ये भी संदेश है। उसमें क्या हो रहा है कि नरवाई जलाने से एक तो जीवांश पदार्थ खत्म हो रहा है, दूसरा वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड जो है जाके वो मिल रही है, तो ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्याएं भी आगे उस तरह से आ रही हैं। एक्स्ट्रा रिपर भी आ गया, एक्स्ट्रा रिपर से भूसा बना लें जो फसल कटने के बाद जो बचा हुआ, और इस बचे हुए चीज़ों को जो है वो इनकॉर्पोरेट करने के लिए जो है आजकल कृषि यंत्र ऐसे आ गए हैं जो कि आप ज़मीन के अंदर जो क्रॉप रेसिड्यू बचा है वो इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। वो समय के अनुसार जो है वो सड़ता रहता है। कुछ डिकम्पोज़र बन गए हैं, बायो डिकम्पोज़र, जिनको कि हम ज़मीन में अगर छिड़क दें तो वो आपके जो वनस्पतिक पदार्थ बचे हैं उनको जल्दी सड़ाने का काम करते हैं। डॉक्टर साहब, मेरे पास एक किसान भाई हैं, ये सिवनी मालवा लुजगांव के मोहन सिंह हैं। इनने मैसेज किया है कि हम जैविक खेती की तरफ या जो आपने बताया गोबर खाद कंपोस्ट खाद की तरफ जाएं तो रासायनिक को छोड़कर, लेकिन उनका ये कहना है कि थोड़ा उत्पादन में कमी आ जाती है, तो इसका क्या निदान आप बताएंगे डॉक्टर साहब? देखिए, क्या है कि ये बिल्कुल नहीं कहते हम लोग वैज्ञानिक लोग कि आप जो है 100% जैविक पे एकदम शिफ्ट हो जाओ। कभी भी इस तरह नहीं करना है। आप अगर बड़े किसान हैं तो आप 1-2 हेक्टेयर में अपना जैविक बना लें प्योर। अगर आपको जैविक अलग से ही सर्टिफिकेशन चाहिए, 1-2 हेक्टेयर में आप प्राकृतिक खेती करें। बाकी के क्षेत्र में समन्वित पौध पोषण करें, मतलब आप रसायन का भी उपयोग करें और जैविक खादों का भी उपयोग करें और जैव उर्वरकों का भी उपयोग करें। तो इस तरह समन्वित पौध पोषण करके खेती करेंगे तो आपकी ज़मीन उर्वर बनी रहेगी। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जैसे किसान भाइयों का ये अनुभव रहता है कि अगर वो जैविक पे जाते हैं या प्राकृतिक खेती पे जाते हैं तो शुरू के 1-2 सालों में उनको उत्पादन में गिरावट मिलती है ना। तो उसका ये है कि अगर वो लगातार 3 साल तक कम से कम करते हैं तो 3 साल के करने के बाद ज़मीन की उर्वरा क्षमता प्राकृतिक और अपनी जैविक खेती के अंतर्गत अपने आप ऐसी बढ़ जाती है कि फिर ज़मीन जो है सेल्फ सफिशिएंट हो जाती है। उसके अंदर इतने जीव, इतना जीवांश, कार्बन, ये सब कुछ इकट्ठा हो जाता है कि फिर धीरे धीरे ज़मीन की पोषक तत्वों को सप्लाई करने की पावर बढ़ जाती है और फिर आगे जाके उत्पादन में गिरावट देखने को नहीं मिलती। कि बारिश का सीज़न चल ही रहा है, खेतों में पानी भर जाता है, खेत में कई बार देखा है हमने कि गड्ढे हो जाते हैं, मिट्टी का कटाव जो है वो बढ़ जाता है और जो पोषक तत्व है वो बह जाते हैं। तो इसके लिए किसान भाई पहले से क्या ऐसे उपाय कर लें या खेत को बना लें ताकि उनको ये नुकसान ना उठाना पड़े? देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका, क्योंकि जो ज़मीन है इसकी अब ऊपरी जो परत है वही सबसे उपजाऊ परत मानी जाती है और हम लोग को ये दिखता नहीं है, एकदम समझ में नहीं आता कि हमारे हर सीजन दर सीजन जो है एक बारीक सी परत जो है निकल कर जब बारिश आती है तो वो बह के मिट्टी चली जाती है और ऐसी मिट्टी जो बहती है वो सबसे ज़्यादा उर्वरा मिट्टी होती है। तो किसान भाइयों को ये ध्यान रखना चाहिए कि यदि मिट्टी में इस तरह से कटाव हो रहा है तो वो निश्चित रूप से खेत को जो है इस तरह से एक तो बुआई करें कि जो फसल की बुआई हो वो स्लोप के अगेंस्ट हो, माने स्लोप के विरुद्ध हो, तो जो मिट्टी बहेगी तो वो फसल की जो रोज़ रहेंगी उस पर वो जाके अटकेगी। इसी तरह अगर ज़्यादा कटाव वाली स्थिति है तो खेत को डिवाइड करें और भी जो विधियां बताई जाती हैं कि भाई आप उसको मेड़ पद्धति में अगर जैसे लगाते हैं
मेड़ कूल पद्धति में, तो उसमें भी कम होता है ना। फिर अपना ज़्यादा स्लोप है तो ट्रेंच बनाएं, आखिरी में जो जहाँ आपका स्लोप है वहाँ पर एक ट्रेंच बना दें, तो वो मिट्टी जाके वहाँ इकट्ठी होगी, बाद में आप जाके उसको उस खेत में उसको ला सकते हैं। तो इस तरह की कुछ विधियाँ हैं, सॉइल कंजर्वेशन की जो विधियाँ हैं उसको वो अपना सकते हैं। तो किसान भाइयों, डॉक्टर एस.सी. गुप्ता जी के साथ ये चर्चा जारी है। अभी आपको ले चलते हैं बुंदेलखंड और आपको सुनाते हैं साक्षी पटेरिया जी का ये सुमधुर लोकगीत। रामचंद्र के भक्त शिरोमणि अर्जुन और हनुमान रहे सूरवीर जो था बलशाली, दोनों एक समान रहे। क्यों नहीं जानो कृष्ण चंद्र को, जिनने कंस पछाड़ा है, हाँ पछाड़ा है। सेवक हूँ मैं उन्हीं कृष्ण का, अर्जुन नाम हमारा है। मैं क्या जानूं कृष्ण कौन है, मुझे राम से ध्यान रहे, हाँ ध्यान रहे। सूरवीर योद्धा बलशाली, दोनों एक समान रहे। तो किसान भाइयों, आपने सुना साक्षी पटेरिया का ये सुमधुर लोकगीत। आगे बढ़ते हैं। एक समस्या किसानों के सामने आती है कि मिट्टी परीक्षण करा तो लें, लेकिन उसमें क्या बड़ा लंबा प्रोसेस है, सेंटर जाओ फिर वो टाइम लगता है। फिर क्या कोई ऐसे, अब डिजिटल खेती की बात हो रही है, कोई इक्विपमेंट आ गई, कोई मशीन आ गई है या कोई ऐसा किट आ गया है कि किसान भाई एक मोटा मोटी घर पर भी कोई मिट्टी की जांच कर सकते हैं और उनको इसका अनुमान लग सकता है? मिट्टी परीक्षण के कुछ किट ज़रूर उपलब्ध हैं, लेकिन अब वो किसान भाइयों के हिसाब से इस तरह से नहीं है। प्रयोगशालाओं में ज़रूर अभी भी हैं कि अगर फास्ट हमको चलना है, ट्रेडिशनल प्रोसेस की जगह हमको अगर तेज़ी से करना है, तो मृदा परीक्षक हमारे पास उपलब्ध हैं, जिससे कि हम जल्दी जांच करवा सकते हैं अपने खेतों की मिट्टी की। दूसरी बात है कि कुछ जगह जो है मिट्टी परीक्षण करके वो कुछ ऐप ऐसे बना दिए गए हैं जहाँ पर किसान भाइयों के पास रेडी रेकनर उपलब्ध हो गए हैं उन ऐप्स में, तो वो अपने GPS सिस्टम से यदि वहाँ पर खड़े होकर अपने खेत की मिट्टी का अपना वो उस ऐप का उपयोग करते हैं, तो एक मोटे मोटे तौर पे जो है उस क्षेत्र की मिट्टी के बारे में आ जाता है कि इस क्षेत्र में मिट्टी में इस पोषक तत्व की इतनी उपलब्धता है। बाकी अगर वो एक्चुअल रूप से अगर कराना चाहते हैं तो काफ़ी मात्रा में अभी लैब बन गई हर ज़िले में। उप संचालक कृषि के पास जो लैब हैं, तो किसान भाई यदि अपने नमूना लेके जाते हैं तो उनको शीघ्र ही उनके नमूने का विश्लेषण करके 15 दिन से लेके 1 आध महीने में उनकी रिपोर्ट मिल जाती है। जी, तो अंत में डॉक्टर साहब संक्षेप में 3 बड़ी जो किसान भाई खेत बनाते हैं उसमें 3 बड़ी गलतियां क्या करते हैं वो जरा संक्षेप में। तो अधिकतर हमने देखा है क्षेत्र में किसान भाई जो है खाद और बीज को मिलाकर बो देते हैं। ये जो है ठीक नहीं है, क्योंकि जब बीज और खाद साथ साथ पड़ता है तो कई बार जो है खाद की जो है उससे तेजपन से या केमिकल उसके रिएक्शन से बीज के अंकुरण में दिक्कत आती है, अंकुरण प्रतिशत थोड़ा घटता है। दूसरा ये है कि हम पहले से प्लान करके रखें कि हमारे पास कितना कंपोस्ट खाद है, कितना गोबर खाद है। नहीं है तो हम वर्मी कंपोस्ट, गोबर का खाद, कंपोस्ट खाद इसको बनाने के लिए प्रक्रिया अपनाएं और बनाएं उसको, क्योंकि हम खरीद के नहीं जीत सकते। रिकॉर्ड मेंटेन करें कि हमने मान लीजिए इस साल इस खेत में डाल दिया तो अगले साल दूसरे में डालें, उससे अगले साल तीसरे में डालें। इस तरह रोटेशन में कम से कम 3 साल में एक बार आपके खेत में कंपोस्ट खाद, गोबर का खाद पड़ना चाहिए। साथ में हर साल आप जो है जैव उर्वरकों का उपयोग जरूर करें। तो किसान भाइयों, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हासिल की डॉक्टर एस.सी. गुप्ता साहब, जिन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचाई। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज के प्रोग्राम में बस इतना ही। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे नई जानकारी और नई प्रेरणाओं के साथ। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज़, क्योंकि हमारा मंत्र है सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए swedeshlive.com पर जरूर जाएं।